नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वीरता की प्रतिमूर्ति हेलेन दत्ता। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। जब जब देश पर संकट के बादल दिखाई दिए तब तब इस देश की वीर महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बलिदान मार्ग पर चलते हुए उन्हें सहयोग दिया। हमारी इस कथा की कथानायिका हेलेन दत्त जी भी इस प्रकार की नारियों में से एक थी। पूर्वी बंगाल, जिसे आजकल हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसके ढाका क्षेत्र के गांव कालीगंज में एक सामान्य बंगाली परिवार में सन 1916 ईस्वी में हमारी इस कथानायिका वीरबाला हेलेना का जन्म हुआ। जन्म सन 1926 ईस्वी में वह ढाका से हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। उनकी आयु केवल 10 वर्ष की थी। उस बालिका का संपर्क एक क्रांतिकारी महिला लीला नाग से हुआ। उसके संपर्क से हेलेना के लिए देश की स्वाधीनता का मार्ग, जो अब तक बंद पड़ा था, खुल गया, क्योंकि लीला नाग के संपर्क में आने के पश्चात उन दोनों का समय समय पर मिलना आरंभ हो गया। मिलने के इन अवसरों पर इनमें जो बातचीत होती थी, उस बातचीत के माध्यम से हेलेना दत्त को न केवल क्रांतिकारी गतिविधियों का ज्ञान होने लगा, अपितु वह देश की आज़ादी के लिए होने वाली छोटी छोटी गतिविधियों में भाग भी लेने लगी। इन गतिविधियों के कारण हेलेना की निष्ठा क्रांतिकारी गतिविधियों तथा देश की स्वाधीनता के लिए प्रतिदिन बढ़ने लगी। लीला नाग से उसे जो मार्गदर्शन हुआ, वह उसके कारण हेलेना की देश की स्वाधीनता के लिए निष्ठा यहाँ तक बढ़ गई कि मात्र 2 वर्ष में ही, अर्थात सन 1928 ईस्वी में विधिवत रूप से दीपाली संघ की सदस्य बन गई। अब हेलेना को स्वाधीनता सेनानी के रूप में तैयार किया जाने लगा। इस निमित्त वह शस्त्रास्त्र चलाना भी सीखने लगी। सन 1930 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ, उसमें दीपाली संघ तथा संघ के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वास्तव में सन 1930 ईस्वी के आंदोलन का आधार ही दोनों संगठन थे। अब तो हेलेना दत्त भी दीपाली संगठन के सक्रिय सदस्यों में गिनी जाने लगी थी। फिर वह इस आंदोलन का अंग कैसे न बनती, यह कैसे संभव हो सकता था। इस प्रकार मात्र 14 वर्ष की अवस्था में हेलेना दत्त गुप्त रूप से पूर्ण समर्पण की भावना अपने अंदर संजोए हुए इस आंदोलन के सदस्यों के साथ जुड़कर देश की स्वाधीनता का पुनीत कार्य करने लगी। यह वह काल था जब देश की विदेशी सरकार क्रांतिकारियों पर सदा ही कोप की बनाकर रखती थी, अतः क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने वाले अंग्रेजों की आंख वो बाग पावे यह संभव ही ना था। परिणाम स्वरूप हेलेना दत्त भी शीघ्र ही सरकार की आंख के लिए कंकर बनने लगी। बस फिर क्या था, जो वीरांगना ढाका जिला के गांव कालीगंज से निकली थी, उस युवती को दिनांक 12 फरवरी सन 1933 ईस्वी को सरकार ने भयंकर अपराधी मानते हुए बंदी बना लिया। अपराध क्या था? बस एक ही अपराध था कि वह क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती थी, क्रांतिकारियों को गतिविधियां बढ़ाने के लिए सहायता भी देती थी। इतना ही नहीं, उसके इस अपराध के कारण उसे निवास स्थान की छानबीन की गई तो वहां एक तमंचा बरामद हो गया। इस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, अतः अल्पायु का लाभ देते हुए उसे मात्र 5 वर्ष की जेल की सजा हुई। हेलेना दत्त 5 वर्ष की जेल काटकर सन 1937 ईस्वी में जेल से बाहर आई। जेल से छूटने के पश्चात 2 वर्ष तक उसने शिक्षा प्राप्ति का कार्य किया। अब तक वह वीरांगना केवल हेलेना के नाम से जानी जाती थी, किंतु इन्हीं दिनों उसका विवाह वीर क्रांतिकारी सुकुमार दत्त से हो गया। अब वह हेलेना दत्त बन गई थी। भविष्य में इस नाम से ही सुप्रसिद्ध हुई। उसके पति सुकुमार दत्त फॉरवर्ड ब्लॉक के न केवल अग्रणी सदस्य थे, अपितु एक कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। अतः हेलेना का भी अपने पति के साथ हाथ बांटने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक में सम्मिलित होना असंभव ही दिखाई देने लगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वह फॉरवर्ड ब्लॉक के सम्मिलित होकर अपने पति के क्रांतिकारी कार्यों में हाथ बटाने लगी। भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ करने का नाद हुआ तो हेलेना दत्त का हृदय एक बार फिर फड़कने लगा। देश के लिए कुछ करने की उमंगें उसके अंदर फिर उठने लगी। इस अवस्था में वह स्वयं को रोक ना सकी और अपने आप को बांध कर ना रख सकी। एकदम से देश के कार्यों के लिए सक्रिय होकर देश के हितों में लग गई। अंग्रेज तो उसे पहले ही जानते थे, इस कारण उस पर अपनी कोप दृष्टि बनाए रखी थी। हेलेना के आसपास स्वाधीनता किसी भी रूप में गतिविधियां दिखाई देने पर सन 1933 ईस्वी में हेलेना दत्त को अंग्रेज सरकार ने एक बार फिर बंदी बनाकर 2 वर्ष के लिए कारावास भेज दिया। जेल की सजा से वह सन 1945 ईस्वी को मुक्त हुई। इसके कुछ समय के पश्चात ही तथा सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वाधीन हो गया। जो हेलेना दत्त अब तक देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से जूझ रही थी, वह हेलेना दत्त अब देश के स्वाधीनता होने के कारण नवनिर्माण के कार्यों में व्यस्त हो गई। वह भली प्रकार से जानती थी कि इस देश को
200 वर्ष तक फिरंगियों ने निरंतर लूटा है। यह ठीक है कि आज देश स्वाधीन हो चुका है, किंतु अब देश के नवयुवकों में देश के लिए भावना तैयार करने की आवश्यकता को वह अनुभव कर रही थी। लोगों में कहीं स्वार्थ घर न कर ले, इसलिए उन्हें ताप त्याग उपदेश के लिए उसने आवश्यकता अनुभव हुई। देश के नवनिर्माण के यह सब कार्य आवश्यक था, अतः देश को एकनिष्ठ सेवक बनते हुए हेलेना दत्त ने स्वयं को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी तो देश को जागरूक करने के इस कार्य के में सदा ही अभ्यस्त होते हैं। हेलेना दत्त का विगत जीवन भी क्रांतिकारी कार्य करने का ही रहा था, अतः क्रांति पथ की पथिक होने के कारण उसके लिए नवनिर्माण के कार्यों को करने, नवयुवकों को जागृत करने के कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई। हाँ, यदि वह चाहती तो इस प्रकार के त्यागपूर्ण कार्य करने के स्थान पर उसने विगत में देश के लिए जो कार्य किया था उसका पूरा पूरा मूल्य देश से वसूल कर लेती, किंतु हेलेना में सत्ता सुख की तो कोई भी लालसा थी ही नहीं। इसीलिए सब प्रकार के प्रलोभनों से दूर रहना उसने पसंद किया। सामाजिक उत्थान, देश का नवनिर्माण आज उसका एकमात्र प्रमुख लक्ष्य था, अतः इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने स्वयं को समर्पित कर दिया। अब जब देश स्वाधीन था, देश को नवनिर्माण की आवश्यकता थी, इस कार्य के रूप बदलना भी था, अतः इसके लिए कार्य के नए रूप और नए ढंग की आवश्यकता को देखते हुए अनेक प्रकार के नए रूप के सामाजिक संस्थाओं का देश में उदय होना लगा। देश में सत्ता स्थिर प्राप्ति के लिए अनेक नए राजनीतिक दलों का भी सत्ता प्राप्ति के लिए उदय हुआ। हेलेना दत्त ने भी इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से देश के नवनिर्माण के प्रयास करने का निश्चय किया। उसने इस प्रजा सोशलिस्ट दल की सदस्यता ले ली। इस दल के सक्रिय सदस्यता बनकर देश के उत्थान के कार्यों में लग गई। इस प्रकार अपने जीवन के अंत तक इस दल के माध्यम से ही देश के कार्यों को वह करती रहीं। हम नमन करते हैं ऐसी वीरांगना को, ऐसी क्रांतिवीरों को। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों, प्रेरणादायक कहानियों, महापुरुषों के जीवनों और महान वीरांगनाओं से जुड़ी हुई गाथाएं आपके लिए लेकर आते हैं, उनकी जीवनियाँ लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आज के इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर अशोक आर्य, गाजियाबाद से। आइए, धन्यवाद।